लोग नहीं कह पाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं समाजवादी विचारधारा के लोग यहां से चले गए। समाजवादी विचारधारा के लोगों से बात करने में, डिबेट करने में अच्छा लगता था। मैं यहां समाजवादी के तौर पे सिर्फ एक नेता को जानता हूं जिसकी विचारधारा है। समाजवादी कार्यकर्ता होंगे, लेकिन नेता की जब बात आएगी तो समाजवादी भी नेता जो 40 साल संघर्षों में पैदा हुआ था, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी यहां नेता थे। ब्रह्माशंकर त्रिपाठी चले गए, उसके बाद यहां कोई समाजवाद का ही नहीं है। रात को सोते हैं, सुबह कांग्रेस के हो गए, उस दूसरे दिन बसपा के हो गए, तीसरे दिन MIM के हो गए, चौथे दिन बीजेपी के हो गए। तो भैया पहले तय कर लो कि तुम्हारी विचारधारा क्या है। हम लोग सच्चे लोग हैं, हम लोग विचारधारा की राजनीति करते हैं। और मैं सच्चे समाजवादी से, मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, डिबेट कराइए और सच्चे समाजवादी को बैठा करके संतोष सिंह के सामने डिबेट कराइएगा। समाजवादियों के हर बात का जवाब मैं दूंगा। मैं राधे श्याम जी संघर्ष से पैदा हुए नेता हैं। राधे श्याम सिंह को मैं समाजवादी नेता बोल सकता हूं। उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत समाजवादी से की, समाजवादी में है। समाजवाद में अगर उनका नाम आएगा, मैं बात कुशीनगर की बात कर रहा हूं, मैं कुशीनगर विधानसभा की बात कर रहा हूं। बाकी एक नाम और आपने लिया है तो मैं उनको ना कभी समाजवादी टोपी में उनको ना कभी स्वीकार कर सकता हूं, ना तो मैं जानता हूं, ना पहचानता हूं समाजवादी के तौर पर। मैं उनको ये जानता हूं, वो एक नेता है। उनके साथ मैं भी चुनाव लड़ा था, वो 8-9 हज़ार वोट पाए थे, मैं 16 हज़ार वोट पाया था। मैं विचारधारा की राजनीति करता हूं और विचारधारा की उनको लगता है ऐसा कि युवा हमारे साथ, युवाओं को फौज नहीं खड़ी की है उन्होंने। उन गुमराह नौजवानों को अपने साथ खड़ा किया है जिनकी रोजी रोटी रोजगार के बारे में सोचने की जरूरत है। उन लोगों के साथ वो खड़े हैं जो हत्यारे हैं, कातिल हैं। ऐसे लोगों के साथ में लेके घूमने वाले व्यक्ति के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लोगों की मानवीय संवेदना मर चुकी है। घाट पे मरा हुआ अपने बेटे की लाश लेके जो बाप खड़ा है उसके साथ फोटो खिंचाना, क्या यही मानवीय संवेदना है? लोगों ने इसको लोगों ने एक नई राजनीति का धंधा बना लिया है। कभी संतोष सिंह घाट पे जाकर के किसी असहाय गरीब के साथ खड़े हो, जिसका बेटा मरा हो, जिसकी जवान बीबी मरी हो, जिसका जवान बच्चा मरा हो, बेटी, ऐसे लोगों के साथ क्या घाट पे जाके फोटो खिंचवाने के लिए हम नेता पैदा हुए हैं? आपको मालूम नहीं है, गांव में, शहर में बड़े बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि इस साले नेता जो घूम रहे हैं ये तो जो है ये लसफुकवा हो गए हैं। लाशों की राजनीति करने वाले लोगों की, जिनके साथ जुड़ा हूं और जो नौजवान साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बड़ी लंबी फौज है। मैं प्रचार प्रसार नहीं करता हूं, बड़ा सक्षम व्यक्ति हूं और मेरे अंदर वो क्षमता है और मेरे अंदर वो ताकत है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि कमजोर नेता के साथ नहीं हो। इस नेता का संघर्ष तो लोगों ने देखा है, थाना से लेकर चौकी तक, सड़क से लेकर और कचहरी तक देखा है लोगों ने मेरा संघर्ष। तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये बना दूंगा, मैं ऐसा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। समय आएगा तो मैं जिस परिस्थिति में रहूंगा, जो मेरी है। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में कुशीनगर में जो सियासी दल हैं, सियासी जो दल के नेता हैं, एयरपोर्ट को लेकर काफ़ी पिछले अभी जो लोकार्पण हुआ प्रधानमंत्री जी ने किया, काफ़ी उसमें जंग छिड़ा, सब लोग अलग अलग सिरे ले रहे थे। अब मामला बस स्टेशन पर आ गया है। बस स्टेशन का लोकार्पण कल होने वाला है और ऐसे में समाजवादी के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी समाजवादी पार्टी की देन है। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो कुशीनगर जनपद के लोगों को जानना चाहिए। 14 साल बाद सत्ता में बीजेपी वापस आई थी। 14 साल से पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, तमाम सरकारें रहीं, लेकिन 14 साल बाद सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। योगी जी के नेतृत्व में काम शुरू हुआ। 14 साल तक एयरपोर्ट, अगर कुशीनगर का इतना महत्वपूर्ण एयरपोर्ट जिससे लगभग 10 देश की सीधी उड़ानें हो सकती हैं, 10 देश के टूरिस्ट यहाँ जुड़ेंगे, यहाँ की अर्थव्यवस्था पे उसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, रोजगार पे प्रभाव पड़ेगा। 14 साल तक समाजवादी के लोगों को लग गया एयरपोर्ट बनाने में। और कौन सा एयरपोर्ट का कल्पना किए थे? किस कुशीनगर एयरपोर्ट की कल्पना की थी बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने और समाजवादी की सरकार ने? एयरपोर्ट के बारे में वह सोचता है जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि हमारे कुशीनगर में या किसी जनपद में ऐसी कौन सी योजना परियोजना लाएं जिससे हमको व्यक्तिगत या हमारे लोगों को या जनपद वासियों को लाभ मिलेगा। यहां तो यह मुद्दा था ही नहीं। यहां तो मुद्दा था, टोटल राजनीति से प्रेरित मुद्दा था। जब हमारी सरकार बनी तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने सदन से लेकर के सड़क तक आवाज उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की। हम लोगों ने अब बुद्धा सर्किट के बारे में सब कुछ समझाया और हमने बताया कि अगर कुशीनगर एयरपोर्ट बनता है तो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो हम और भी कौन कौन से लाभ हैं जो और भी यहाँ के लोगों को, जनपद के लोगों को सहित अलग अलग, जैसे हमारा यहीं से बिहार सटा हुआ है, गोपालगंज हो गया, छपरा हो गया, सिवान हो गया, उससे जुड़ा हुआ है ये कुशीनगर का जिला है और कुशीनगर का एयरपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है कई मानों में। हमने सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी दी सरकार को और बड़े कम समय में सरकार ने, पिछले 2 साल कोरोना के चलते काफ़ी डिले भी हो गया, नहीं तो मुझे लगता कि अगर कोरोना नहीं रहता 2 साल पहले तो बहुत पहले ही एयरपोर्ट ये चालू हो गया रहता। तमाम चीज़ें आई, लेकिन श्रेय लेने का जो नया तरीका चला है आज के डेट में माननीय
अखिलेश यादव जी द्वारा और उनके कुछ तथाकथित जो छोटे बड़े नेता हैं उनके द्वारा कि काशी की शुरुआत हमने करी, एयरपोर्ट की शुरुआत हमने करी। मैं एक बड़ा सीधा सवाल करूंगा कि बहुत हमारा देश जो है, भारतवर्ष जो है, जिनकी पहचान जो है, जिस देश की एक अलग स्वरूप में लोग देखते हैं हमारे देश को, तो आप एयरपोर्ट की जिम्मेदारी ले सकते हो, बयान दे सकते हो कि बड़े शान से बोलोगे कि हमने कहा कि एयरपोर्ट हमने बनवाया। आप काशी कॉरिडोर को बोल सकते हो हमने बनवाया। आप बोल सकते हो कि ये हाईवे हमने बनवाया। आप बोल सकते हो पूर्वांचल एक्सप्रेस। और माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय उनके नेतागणों से मैं कहूँगा, एक बार अपनी जुबान से कह दीजिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर जो हजारों वर्ष से पेंडिंग था, वो भी हमने बनवाया। यह भी आप कह दीजिए। जब सारा श्रेय आप ले रहे हैं, काशी कॉरिडोर का श्रेय ले रहे हैं, तो राम मंदिर बनाने का श्रेय ले लीजिए और आइए सार्वजनिक मंचों से कहिए छाती ठोक करके कि हमने राम मंदिर को भी हमने ही बनवाया, हमने ही शिलान्यास। ये कहने की ताकत तो है नहीं। जहां राजनीति उत्पन्न होगी, जिस भाषा से राजनीति शुरू होगा, जहां राजनीतिक तुष्टीकरण होगा, जहां वोटों की राजनीति होगी, वहां आप आकर के बोलोगे। जहां भारतवर्ष का आएगा मसला आएगा, जहां आएगा हमारी आस्था का मसला आएगा, वहां आप नहीं बोलोगे। आप बोलोगे एयरपोर्ट के बारे में, आप बोलोगे काशी कॉरिडोर के बारे में, आप उस योजना के बारे में बोलोगे जिससे आपकी राजनीतिक रोटी चलती है। तो मैं निवेदन करूंगा और आग्रह करूंगा कि उजल पुजल बातों को बंद करिए। आइए बेसिक मुद्दा पे आइए। आप आइए कहिए कि पूर्वांचल के लोगों को एम्स मिल गया, पूर्वांचल के लोगों को फर्टिलाइजर मिल गया, पूर्वांचल के लोगों को बहुत सारी बड़ी बड़ी सौगात मिल गई। आइए कहिए खुल करके हर जनपद में हमने ये तय किया कि प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज रहेगा। आइए तय करिए। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया, ट्रामा सेंटर चालू होने जा रहा है, नया बस अड्डा दिया हुआ है। दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और आपको तो शर्म आनी चाहिए कहने में कि हमने बस अड्डा किसका दिया हुआ है, बस अड्डे की शुरुआत कैसे हुई है, सब लोग जानते हैं। मीडिया, अखबार, पेपर पहले पढ़िए और ध्यान दीजिए। तो कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, इनको आदत पड़ गई, इनके पास कोई एजेंडा रहा नहीं। इनके पास एक एजेंडा हो गया कि भाजपा हराओ, सरकार बनाओ और प्रदेश को लूटो। यही सत्ता में आने का यही था। और यही कारण है कि एक भाजपा को हराने के लिए सारे क्षेत्रीय दल बैठ करके गठबंधन बना रहे हैं। लूटने की फैक्ट्री खोलने के चक्कर में है, लूट खसोट का काम होगा। इसके अलावा कोई नहीं है। विचारधारा की राजनीति ना ही समाजवादियों ने किया है, विचारधारा की राजनीति ना बहुजन समाज पार्टी ने किया है। विचारधारा की राजनीति उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि कभी रहा ही नहीं है, प्रदेश कभी सर्वोपरि रहा ही नहीं है। उन्होंने हर राजनीतिक दल का अपना अपना, हर जाति की अपनी अपनी पार्टी बना करके देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया, और खास करके छात्रों को, नौजवानों को और समाज में रहने वाले उस प्रत्येक वर्ग को जिनको मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को गुमराह करने का काम किया है। तो मैं आपके दोनों बातों का जवाब दे दूंगा। ना एयरपोर्ट उनका दिया हुआ, ना उनके बाप का दिया हुआ है, और ना ये बस अड्डा है उनका है, ना उनके बाप का दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जनहित में रह करके हमारा और आपके पैसे का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने बुद्ध सर्किट को नाम दिया, बुद्ध सर्किट को पहचान दिया और कुशीनगर को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने का काम किया, वो चाहे बस अड्डा रहा हो और चाहे एयरपोर्ट का काम। 2022 विधानसभा चुनाव में कुशीनगर में बस अड्डा, क्या चुनावी जो मुद्दे हैं उसमें बस अड्डा लिया जाएगा, उसका लाभ मिलेगा? देखिए एक बात मैं बोलूं आपको कि हमारे लिए डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ विकास हमारे लिए मुद्दा रहा था। हमारे लिए कोई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमको गिनाने की जरूरत नहीं है। हम जो काम करते हैं वो काम इसलिए करते हैं कि हमारी पार्टी का विचारधारा रहा है, जिनके बनाए हुए रास्ते पे हम चलते हैं, जिनकी सोच, पंडित दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सोचते थे कि समाज के अंतिम वर्ग तक सब मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, हम उनके विचारधारा पे चलते हैं। तो हमारा मकसद है कि शिक्षा, चिकित्सा, ट्रांसपोर्टिंग, डेवलपमेंट के और सारे संसाधन ऐसे हो जाएं जिनसे हमारा देश, हमारा प्रदेश खुशहाल हो, गांव, गरीब, किसान, छोटा बड़ा सबको वह लाभ मिले। हम इस सोच के साथ काम करते हैं और पार्टी भी हमारी उसी सोच के साथ काम करती है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों और चाहे हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी। और पूर्वांचल के लोगों को तो गर्व करना चाहिए कि जो पूर्वांचल के लोगों को योगी आदित्यनाथ ने दे दिया, उसकी कल्पना किसी समाज ने नहीं किया था, किसी जाति धर्म के लोगों ने नहीं किया था, ना उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में रहने वाले लोगों ने किया था। जो महाराज जी ने दिया है, हमको भगवान के ऊपर शुक्रगुजार होना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हमको हमारे प्रदेश को ऐसा एक ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है। लग रहा है कि जो कसिया का बस स्टेशन तैयार हुआ है बनकर, कल उसका उद्घाटन भी होने वाला है, तो ये विपक्ष के लिए सिरदर्द है? देखिए, विपक्ष के लिए कभी हमारा लिए कोई विपक्ष कोई रहा ही नहीं। और देखिए, मैं अभी भी कहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से, ये बात शायद समाजवादी लोग नहीं कह पाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं, समाजवादी विचारधारा के लोग यहां से चले गए।
समाजवादी विचारधारा के लोगों से बात करने में, डिबेट करने में अच्छा लगता था। मैं यहाँ समाजवादी के तौर पे सिर्फ एक नेता को जानता हूँ जिसकी विचारधारा है। समाजवादी कार्यकर्ता होंगे, लेकिन नेता की जब बात आएगी तो समाजवादी भी नेता जो 40 साल संघर्षों में पैदा हुआ था, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी यहाँ नेता थे। ब्रह्माशंकर त्रिपाठी चले गए, उसके बाद यहाँ कोई समाजवाद का ही नहीं है। रात को सोते हैं, सुबह कांग्रेस के हो गए, उस दूसरे दिन बसपा के हो गए, तीसरे दिन MIM के हो गए, चौथे दिन बीजेपी के हो गए। तो भैया पहले तय कर लो कि तुम्हारी विचारधारा क्या है। हम लोग सच्चे लोग हैं, हम लोग विचारधारा की राजनीति करते हैं। और मैं सच्चे समाजवादी से, मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, डिबेट कराइए और सच्चे समाजवादी को बैठा करके संतोष सिंह के सामने डिबेट कराइएगा। समाजवादियों के हर बात का जवाब मैं दूंगा। समाजवादी पार्टी में राधेश्याम सिंह भी नेता है, बंटी राव जी नेता है, वो भी पहले सपा में थे, फिर सपा में आ गए बीच में। मैं राधेश्याम जी संघर्ष से पैदा हुए नेता हैं। राधेश्याम सिंह को मैं समाजवादी नेता बोल सकता हूं। उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत समाजवादी से की, समाजवादी में है। समाजवाद में अगर उनका नाम आएगा, मैं बात कुशीनगर की बात कर रहा हूं, मैं कुशीनगर विधानसभा की बात कर रहा हूं। बाकी एक नाम और आपने लिया है तो मैं उनको ना कभी समाजवादी टोपी में उनको ना कभी स्वीकार कर सकता हूं, ना तो मैं जानता हूं, ना पहचानता हूं समाजवादी के तौर पर। मैं उनको ये जानता हूं वो एक नेता है। उनके साथ मैं भी चुनाव लड़ा था, वो 8-9 हज़ार वोट पाए थे, मैं 16 हज़ार वोट पाया था। मैं विचारधारा की राजनीति करता हूँ और विचारधारा की बात करता हूँ। विधानसभा 333 की करें तो यहाँ युवा सबसे ज्यादा बंटी राव की तरफ है। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को काफी नुकसान होगा। उनको लगता है ऐसा कि युवा हमारे साथ, युवाओं को फौज नहीं खड़ी की है। उन्होंने उन गुमराह नौजवानों को अपने साथ खड़ा किया है जिनकी रोजी रोटी रोजगार के बारे में सोचने की जरूरत है। उन लोगों के साथ वो खड़े हैं जो हत्यारे हैं, कातिल हैं। ऐसे लोगों के साथ में लेके घूमने वाले व्यक्ति के बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए सांसद और विधायक बनने के लिए राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। 2022 विधानसभा चुनाव में महंगाई और भ्रष्टाचार कितना बड़ा विपक्ष के लिए मुद्दा साबित होगा? देखिए, प्रत्येक सरकार में, प्रत्येक शासन और सत्ता में जो पार्टी रहती है उनके सामने ये बातें आती है कि बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया। तो महंगाई के तमाम ऐसे कारण रहे, आपको भी मालूम है, हम भी जानते हैं, पूरा प्रदेश और देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि 2 साल हम जिस संकट से गुजरे हैं, वहाँ जहाँ सारी चीज़ें ठप हो गई थी, प्रोडक्शन ठप हो गया था, व्यापार ठप हो गए थे, छोटे छोटे व्यापारी ठप हो गए थे, बहुत ऐसी सारी चीज़ें थी जिसको देश को खड़ा होने के लिए जरूरत थी। लेकिन मैं तो, मुझे शर्म आती है, ये बात बोलते हैं लोग, उनको मैं, हमारे सामने रहते तो मैं जवाब देता उनको। उन्होंने कभी बोला कि 125 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन कैसे भारत सरकार ने लगवाई? उनको मालूम है कि 2 साल से फ्री राशन कैसे बढ़ रहा है? उनको मालूम है कि गांव गरीब के लोगों को 45 लाख आवास कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों को मिला, शहरी और ग्रामीण मिला के? उन्होंने कभी ये चर्चा किया है कि हमको बिजली का बिल अभी योगी सरकार ने माफ किया है? ये देश टैक्सेस पे चलता है, ये देश हमारे और आपके पैसे से चलता है, जो हम और आप टैक्स देते हैं, पैसा देते हैं। लेकिन सबके बावजूद हमारे सारे संसाधन ठप हो गए, सरकार की सारी व्यवस्था ठप होने के बावजूद सरकार ने जो काम किया है उस काम के बाद ये लुटेरे, ये बेईमान जो बात करते हैं आज, इनके सरकार के गवर्नमेंट में ये आए, हमसे बात करें, इनको जवाब दूं मैं। इन्हें लुटेरों को शर्म आनी चाहिए बोलने में। 7 दिन में लाइट आता था और 7 दिन रात में लाइट आता था, यही सरकार थी समाजवादी की। आज कौन से गांव में जाइए, आप जाइए, ट्रांसफार्मर जलता है, 1 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर लगता है। जाइए बताइए कौन से गांव में तार और बिजली जर्जर पड़ा है, जाइए बताइए कौन से गांव में बिजली नहीं पहुंची है। ये बेईमानों ने देश को लूटने के सिवा कोई काम नहीं किया। और आपको, हमको, हिंदू मुसलमान, हमको बोलते हैं हिंदू मुसलमान और मत मजहब की बात, राजनीतिक तुष्टीकरण की बात करते हैं। इनके पास एजेंडा ही है, इनके पास ये एजेंडा है, मुसलमान भाइयों को डराओ और डरा करके अपनी रोटी सेको और मत मजहब के नाम पे वोट लो, बरगलाने का काम करो। सिवाय हम कहते हैं और छाती ठोक के कहते हैं कि सारे धर्मों को, मत मजहब को अपना अपना धर्मों का सम्मान करना चाहिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं। एक सवाल मेरा आपसे है, चुनाव नजदीक है, 2 महीना बच गया है, लगभग सभी दलों से 1-1 दर्जन संभावित उम्मीदवार सुबह देख रहे हैं कि दाह संस्कार में कोई मिट्टी में लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग डाल रहे हैं, लेकिन इसमें संतोष सिंह क्यों नहीं नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर? मैं एक चीज, बड़ा और अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे और इस चीज को हाईलाइट करिएगा, बोलिएगा। लोगों की मानवीय संवेदना मर चुकी है। घाट पे मरा हुआ अपने बेटे की लाश लेके जो बाप खड़ा है उसके साथ फोटो खिंचाना, क्या यही मानवीय संवेदना है? लोगों ने इसको लोगों ने एक नई राजनीति का धंधा बना लिया है। कभी संतोष सिंह घाट पे जाकर के किसी असहाय गरीब के साथ खड़े हो, जिसका बेटा मरा हो, जिसकी जवान बीबी मरी हो, जिसका जवान बच्चा मरा हो, बेटी, ऐसे लोगों के साथ क्या घाट पे जाके फोटो खिंचवाने के लिए हम नेता पैदा हुए हैं? आपको मालूम नहीं है, गांव में, शहर में बड़े बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि इस साले नेता जो घूम रहे हैं ये तो जो है ये लसफुकवा हो गए हैं, लाशों की राजनीति करने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों के अंदर मानवीय संवेदना मर चुकी है। मैं उन सब लोगों से नफरत करता हूं जो घाट पर जाकर के और सिर्फ राजनीति करने के चक्कर में फोटो खिंचवाते हैं, लोगों की मानवीय संवेदना से मजाक करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं
जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति करती है। परिवार के लोग आग देते हैं, परिवार के लोग परिक्रमा करते हैं, परिवार के लोग कंधा देते हैं, कंधा दे करके फोटो निकाल करके अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो घिनौना काम कर रहे हैं, ऐसे घिनौना कामों का मैं कभी समर्थक नहीं रहा हूं। और ना ही कभी मैंने संकल्प लिया है, ना ही कभी दोबारा कभी किसी के भाई के, किसी के परिवार में दुख की घड़ी में जिसके ऊपर ऐसा संकट आया हो, मैं संकल्पित हूं, मैं कभी जीवन में घाट पे जाके फोटो खिंचा करके और डाल करके और प्रचार प्रसार करके इस गंदी राजनीति का काम मैं नहीं ये भी तो हो सकता है संतोष सिंह जाते हैं। नहीं, मैं जाता हूं और मुझे लगता है कि मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जिस दिन बात आ जाएगी, भीड़ जुटा लीजिए, जिस दिन बात आ रही है, लोग दिखा दिए, तो संतोष सिंह ने दिखाया है। रोजगार मेला में पार्टी सीतर मैंने काम किया था, हजारों की संख्या थी, मैंने किसी को निमंत्रण नहीं दिया था, लेकिन लोग आए थे। मैं कोई कार्यक्रम करता हूं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे चंद मिनट मिल जाए मेरे पास, मुझे मालूम है कि कौन लोग अपने हैं, कौन लोग कैसे हैं, कहां से लोग आते हैं, कौन किसके लिए क्या किया है। ये किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और मैं कहता हूं कि संघर्षों के बल पे राजनीति करो, लाश फूंक करके राजनीति नहीं हो सकती है। संघर्ष करिए, आइए मुद्दे पे राजनीति करिए, लाश फूंक करके दाह संस्कार में जाकर के राजनीति नहीं होती है। अगर आपके बारे में हम थोड़ा बात करें तो विधानसभा चुनाव लड़े, आपको 10 साल व्यतीत हो गया, तो आगे 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है और क्या सोच रखे हैं आप? देखिए, मैं बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे लाइफ के लिए और मेरे लिए। मैं जब राजनीति में आया था तब भी मेरी सोच यही थी कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं एक संपन्न व्यक्ति था, आज भी संपन्न हूँ। भगवान ने जितना मुझे दिया है उसमें संपन्न हूँ मैं। रोजी रोटी है, बाल बच्चे हमारे खा पी लेते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, मैं आराम से चलता हूँ। मैं तब भी राजनीति में आया था तो राजनीति मेरे लिए एक सेवा था और सेवा के माध्यम से मैं राजनीति में आया कि हो सकता है एक जरिया बन जाएगा और इस जरिया के माध्यम से मैं राजनीति में आऊँगा। और भारतीय जनता पार्टी से मैं पिछले 10 साल से जुड़ा हूँ। तब मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ा था, लेकिन चूंकि पार्टी छोटी थी, संगठन टूटता गया, बिखरता गया। उनका भी एजेंडा था कि हम सब मिल करके एक डेवलपमेंट की बात करेंगे, वो भी सोच था, हमारी भी सोच थी, तो उसी मुद्दे पे हम थे। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए 10 साल हो गए, 10 साल से मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ। और अब काम इसलिए कर रहा हूँ कि पार्टी मुझे जिस प्रकार से छोटा या बड़ा कोई जिम्मेदारी देगा तो उस जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करूँगा और करता हूँ। पार्टी अगर योग्य समझेगी, टिकट देगी, चुनाव लड़ाएगी तो बिल्कुल लड़ूंगा। नहीं, पार्टी अगर चुनाव लड़ाएगी, पार्टी अगर किसी और जिम्मेदारी को देगी तो उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। मकसद मेरा समाज सेवा है, मकसद और मेरी पहचान समाज सेवा से है। मकसद मेरा यही है कि मैं किसी भी रूप में रह करके अगर किसी समाज में रहने वाले एक व्यक्ति की, जरूरतमंद व्यक्ति की अगर मैं मदद कर देता हूं तो मैं समझता हूं अपने आप को मैं सांसद हूं, मैं एमपी हूं, मैं एमएलए हूं। मेरा मकसद सिर्फ है, मेरा मकसद टोपी बदलना नहीं है, मेरा मकसद पार्टी बदलना नहीं है। मैं विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, विचारधारा की राजनीति करता हूं। हजारों युवाओं का आस आपके साथ जुड़ा है कि आप चुनाव लड़ेंगे, कुछ होंगे, तो उनकी आवाज आप बनेंगे। देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको कि मैं जिनके साथ जुड़ा हूं और जो नौजवान साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बड़ी लंबी फौज है। मैं प्रचार प्रसार नहीं करता हूं, बड़ा सक्षम व्यक्ति हूं और मेरे अंदर वो क्षमता है और मेरे अंदर वो ताकत है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि कमजोर नेता के साथ नहीं हो। इस नेता का संघर्ष लोगों ने देखा है, थाना से लेके चौकी तक, सड़क से लेके और कचहरी तक देखा है लोगों ने मेरा संघर्ष। तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये बना दूंगा, मैं ऐसा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। समय आएगा तो मैं जिस परिस्थिति में रहूंगा, जो मेरी हैसियत रहेगी, अगर मेरा कार्यकर्ता किसी भी परिस्थिति में रहेगा और उसको जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे आवाज देगा तो हर संभव प्रयास करूंगा, हर संभव उसकी मदद करूंगा। अभी आपने कहा है कि हम पार्टी में हैं और सक्षम है, कार्यकर्ताओं के लिए सक्षम है। विपक्ष, कई बार ये चर्चा होता है विपक्ष में कि आपके ही सरकार में आपके खिलाफ पुलिस से नोकझोंक में कई मुकदमे दर्ज हो गए। देखिए, जब आप राजनीति में आते हैं तो कुछ अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे, बुरे लोग भी आपको मिलेंगे। अब जब राजनीति में आते हैं तो हो सकता है मेरे दल में कुछ लोगों को मैं अच्छा भी लगता हूं और बुरा भी लगता हूं। तो मेरा काम राजनीति में आकर के सड़क बनवाना, पुलिया बनवाना और ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पीडब्ल्यूडी में कौन काम कर रहा है, आरएस में कौन कार्य कर रहा है, जिले में कौन, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरा कोई कार्यकर्ता पीड़ित है, अगर मेरे कार्यकर्ता के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए मैं आवाज उठाऊंगा। नहीं मानूंगे सड़क पे जाऊंगा, नहीं सड़क से मानूंगे आंदोलन करूंगा, नहीं आंदोलन पर देखो तो जो मेरे राइट्स है वो संविधान द्वारा दिया हुआ राइट्स है, तो मैं स्वतंत्र वो करने में। उसके लिए कोई विरोध करे, कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कार्यकर्ता के लिए जीता हूं, कार्यकर्ता के लिए मरता हूं। तो क्या भाजपा ने जो 2 मुकदमे दिए आपको जनता की लड़ाई के लिए, वो इनाम मान लिया जाए? देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने वो मुकदमे नहीं दिए। मुकदमा देने का काम जिन लोगों ने किया, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम में भी विश्वास करता हूं, हनुमान जी को मैं अपना गुरु मानता हूं, हनुमान जी के अनुयायी हूं, हनुमान जी पे विश्वास हूं। जिन लोगों ने ऐसा किया उनको भगवान उसका इनाम उनको खुद दे देंगे। मुझे भारतीय जनता पार्टी में आस्था है, विश्वास है, संगठन के लोगों के प्रति मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। विधानसभा में जिन लोगों की उम्मीद आपसे जुड़ा है और जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, जो भी लोग हैं,
उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हर युवा को संदेश देना चाहूंगा कि किसी नेता के साथ रहना, नेता के साथ जुड़ करके काम करना सेकेंडरी है। पहले आपका परिवार, पहले आपकी पढ़ाई, पहले आपकी रोजी रोटी, पहले आपके लिए नौकरी, पहले लिए आपके काम, वो फर्स्ट है। अगर आप इस चीजों को करते हुए किसी नेता के साथ जुड़े हैं तो मैं समझता हूं कि उनके भविष्य के लिए और जिनके साथ जुड़े उनके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। मैं कभी किसी भी नौजवान भाई को गुमराह नहीं करना चाहता हूं। मैं किसी को अपने स्वार्थ के लिए राजनीति में नहीं ढकेलना चाहता हूं। मैं उन लोगों को तभी बुलाऊंगा, तभी आवाज दूंगा जहां उनको मुझे लगेगा कि हाँ, यहां आने से उनका कोई नुकसान नहीं होगा, उनका व्यक्तिगत नुकसान नहीं होगा, वहीं मैं उन लोगों को बुलाता हूं और मैं उनके लिए जाता हूं। मैं प्रयास करता हूं कि हर व्यक्ति को जो राजनीति से नहीं जुड़ा है, जो नौजवान साथी केवल मेरे से जुड़ा है, मेरे व्यक्तिगत व्यवहार से, संबंधों से जुड़ा है, उनको मैं ऐसा एक रास्ता दिखाऊं, ऐसा एक रोल मॉडल तैयार करूं कि उनको लगे कि नहीं, सब नेताओं से हटकर मेरा नेता है, मेरा नेता हमारे बारे में सोचता है, हमारी शिक्षा के बारे में सोचता है, हमारी पढ़ाई के बारे में सोचता है, हमारे परिवार के बारे में सोचता है। हमारा नेता हमसे नारा लगवाने के लिए सड़क पे नहीं लेके आता है, हमारा नेता हमारे लिए हमको यूज नहीं करता है नारा लगा। ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगा। तो मैं अपने लोगों से, अपने भाइयों से निवेदन करूंगा, आप मेरे लिए उतना ही प्रिय है जितना ये मेरा भाई प्रिय है, जितना मेरा बेटा प्रिय, उतना ही आप लोग भी प्रिय हो। तो मैं आपको ये संदेश दूंगा कि आप लोग हमसे जुड़े हैं तो हमारी विचारधारा से भी जुड़िए, और मैं जिस विचारधारा से हूं उस विचारधारा की पार्टी से जुड़ा हूं, उस पार्टी से भी जुड़िए। और योगी और मोदी के नेतृत्व में भारत का वैभव बढ़ता जा रहा है। दुनिया देख रही है, दुनिया की निगाह भारतवर्ष पे है। हमको एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है कि भारत को विश्व गुरु बनाने का। तो हम अपने भाइयों से निवेदन करेंगे कि शिक्षित होकर के और संकल्पित होकर के आइए एक नए भारत के निर्माण में हम सहयोग भारतीय करें। जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी को भी टिकट दे सकती है। उसमें टिकट के लाइन में एक आदमी है, अगर आपको कहीं टिकट मिल जाता है तो युवाओं के लिए आपने क्या सोच रखा है? देखिए ये बात बिल्कुल सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी में रामनाथ कोविंद जैसे आदमी देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, राज्यपाल रहे सदन में। एक गरीब कार्यकर्ता है, एक गरीब परिवार का लड़का, चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। अमित शाह जैसा आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। स्वतंत्र देव जी जैसा साधारण कार्यकर्ता, जिनका कोई वो नहीं था, आज हमारे प्रदेश के उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। योगी आदित्यनाथ, एक साधारण योगी जो अपने मठ मंदिर से निकल के पूरे परिवार को त्याग दिया, जिन्होंने अपनी बहन, अपने भाई, घर परिवार को त्याग करके कार्य किया। तो हमको लगता है पार्टी की नज़र पड़ी तो राष्ट्रवादी विचारधारा का आदमी है, इसने परिवार त्याग दिया, समाज के लिए सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे लोगों को जब कुर्सी मिल सकती है तो संतोष सिंह भारतीय जनता पार्टी का एक ईमानदार सिपाही है, और निश्चित पार्टी मेरे ऊपर कभी अगर अवसर देगी और अवसर प्रदान करेगी तो पूरी ईमानदारी के साथ मैं अपनी सोच, अपनी विचारधारा, जो मैं पिछले 15 साल से राजनीतिक जीवन में सीखा हूं वो, प्लस 15 साल वह जब मैं बाहर रह करके नौकरी करके, मैं बहुत बड़े परिवार का लड़का नहीं हूं। मेरे बाप आर्मी में थे, मेरे भाई आर्मी में थे, और मैं एक साधारण परिवार से आता हूं। तो लेकिन मैंने दुनिया देखी है। तो मैं एक चीज़ तो जरूर मैं कहूँगा कि मैं अपने जनपद में रहने वाले सारे युवाओं के लिए एक ऐसा रोल मॉडल प्रस्तुत करूँगा कि आने वाले समय, आने वाली जनरेशन देखेगी, कहेगी हाँ, किसी नेता ने कोई नेता आया था जो हमारे लिए बहुत कुछ करके गया है।